इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 261। प्लानपथ अचानक हिल गया और स्वर्ग ज्ञानवर्धक विमान के बंधन से अलग हो गया। आसपास का स्थान लगातार बदलने लगा। आरव मेहरा की आंखों के सामने अनगिनत दृश्य चमकने लगे। आरव मेहरा को 4 तत्वों की स्थापना, जीवन का अंकुरण, पहाड़ और समुद्र, घास के मैदान और झीलें दिखाई दे रही थीं। सब कुछ जीवन की आभा से भरा हुआ था। केवल दुनिया का केंद्र मृत्यु और मौन में ढका हुआ था। वह विशाल कब्रिस्तान के अवशेष थे। प्राचीन देवताओं, क्रोमेटिक ड्रैगन और शुद्ध रक्त वाले कल्पित बौनों की लाशें वहां दफन थीं। ये केवल नोसेंट के जीवन रूपों को दफनाने वाला नहीं था, वहां वह रहस्य भी हो सकता है जो नोसेंट के भाग्य का फैसला करेगा। दुर्भाग्य से ये रहस्य केवल अगली बार के लिए छोड़ा जा सकता है। आरव मेहरा ने इस नए स्वर्ग ज्ञानवर्धक विमान पर एक अंतिम नजर डाली, लेकिन जैसे जैसे प्लानपथ धीरे धीरे अंधेरे में आगे और आगे बढ़ता गया, वे अंततः कुछ प्रकाश तक पहुंच गए। खजाने में खड़े लोगों का एक समूह उनकी नजर में आया। एह मेहरा, सासू ने पास आकर उनका स्वागत किया। सिल्वर मून मर्सिनरीज का नेता आरव मेहरा के समूह को संदेह से देख रहा था। कैसे? तुम इतने तेज कैसे हो सकते हो? तेज? आरव मेहरा के मुंह खोलने से पहले ही सोलोमन ने बेरुखी से बीच में बोल दिया, हम उस शापित जगह पर कुछ महीनों तक तैरते रहे, इतनी तेज कैसे? महीने? सासू अचानक चौंका और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, लेकिन सासू, तुम्हें लौटे हुए कितना समय हो गया है? आरव मेहरा ने सोलोमन को रोकने के लिए हाथ हिलाया। वह सासू की प्रतिक्रिया से हैरान नहीं था, क्योंकि आरव मेहरा जानता था कि प्लेनर पाथ फ्रेगमेंट के साथ हेवन एनलाइटनिंग प्लेन में प्रवेश करने के बाद कुछ समय के लिए विकृति होना कोई अजीब बात नहीं होगी। आखिरकार स्वर्ग ज्ञानवर्धक विमान कोई साधारण जगह नहीं थी, ये बस एक मृत दुनिया थी। कानून पहले ही काम करना बंद कर चुके थे, जिसमें समय का नियम और अंतरिक्ष का नियम भी शामिल था। आरव मेहरा केवल ये जानना चाहते थे कि समय में यह विकृति कितनी गंभीर थी। 1 घंटा, ठीक है, मैं समझ गया। आरव मेहरा ने सिर हिलाया लेकिन कुछ और नहीं कहा। इस समय संयुक्त अन्वेषण दल के अधिकांश अन्य लोग इकट्ठे हुए और उनमें से कुछ को एक एक करके बधाई दी। उन्होंने खजाने की स्थिति की भी रिपोर्ट की। सासू के समूह के लौटने से पहले कुछ दिन बीत चुके थे। जादुई सामग्री पहले ही व्यवस्थित कर दी गई थी और वे केवल आरव मेहरा द्वारा उन्हें आवंटित करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेहरा, हमारे बीच एक समझौता हुआ था। आपके पास लूट की प्राथमिकता है, इसलिए अब आप जो चाहें चुन लें। थोड़ा रुको, मुझे पहले कुछ काम निपटाना है। आरव मेहरा ने जादुई सामग्रियों की ओर नहीं देखा, बल्कि अपनी उंगली पर अंगूठी में मैना डाला। भगवान शॉन, मुझ पर एक उपकार करो। कौन सा उपकार? शॉन ने उपकार शब्द सुनकर घबरा गया। अगर यह बहुत मुश्किल है तो मुझसे मदद की उम्मीद मत करो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा को नहीं पता था कि इसका ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल के बारे में कैसा महसूस करना चाहिए। उसने शांति से आगे बढ़ने से पहले एक गहरी सांस ली। मेरे चचेरे भाई की आत्मा विरासत लगभग पूरी हो गई है, मुझे आखिरी चरण में उसकी मदद करने की जरूरत है। आरव मेहरा की बात सुनकर शॉन ने अपना सिर उठाया और विलियम की ओर देखा जो उनके बगल में था। विलियम एक अजीब स्थिति में था। वह 1 महीने से अधिक समय तक ध्यान करने के बाद भी अभी तक नहीं जागा था। तब तक औसत जादूगर को मृत मान लिया जाता, लेकिन विलियम पूरी तरह से ठीक लग रहा था। चाहे वह उसके मैना में उतार चढ़ाव हो या उसका जीवन आभा, वे दोनों पूरी तरह से सामान्य थे। एकमात्र अंतर यह था कि विलियम की आत्मा शक्ति सक्रिय थी। इस खोज ने शॉन को चकित कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम समझ पाओगे कि आत्मा विरासत कैसे काम करती है। हाँ, आरव मेहरा ने एक समझ से परे मुस्कान के साथ हंसा, जिससे शॉन का आत्मविश्वास कुछ कम हो गया। आरव मेहरा को कैसे पता चल सकता था कि आत्मा विरासत कैसे काम करती है? आरव मेहरा को केवल इतना पता था कि मेहरा परिवार के पूर्वज द्वारा छोड़ी गई आत्मा विरासत को मेहरा परिवार की संतान के लिए अलग रखा गया था। अगर विलियम विरासत प्राप्त नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? बेशक वह शॉन को नहीं बता सकता था। वास्तव में उस आदमी की आत्मा विरासत लगभग खत्म हो चुकी है। शॉन ने फिर अपनी आंखें घुमाईं। मेरे लिए विरासत को अंतिम रूप देने में उसकी मदद करना भी असंभव नहीं है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं केवल एक अवतार हूँ। मैं हर बार जब मैं सोल वॉकर को सक्रिय करता हूँ तो बहुत सारा मैना खर्च करता हूँ। तुम्हें मेरा मतलब समझना चाहिए, है ना? आरव मेहरा ने शॉन के चेहरे पर थूक दिया। भले ही आप बहाने की तलाश में हो, लेकिन क्या आप एक अच्छे बहाने से संतुष्ट नहीं हो सकते? यहाँ तक कि एक जादू का प्रशिक्षु भी जानता है कि जादू के उपकरण अवतार को अपने जादू के उपकरण को जगाने के लिए किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। ये बस थोड़ी सी भी ताकत का उपयोग नहीं करता है। मुझे ये कहते हुए कि यह बहुत ज्यादा मैना का इस्तेमाल करेगा, क्या तुम मुझे मैजिक अप्रेंटिस से कमतर समझते हो? भूल जाओ। आरव मेहरा ने अपने गुस्से पर काबू पाने के बाद शॉन से बहस करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे अपनी जेब से लेवल 25 मैना क्रिस्टल निकाला। ये पर्याप्त से ज्यादा मैना होना चाहिए। बहुत 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 ज्यादा। शॉन ने खुशी खुशी लेवल 25 मैना क्रिस्टल लिया और अपने शरीर में मैना की लहर महसूस की और फिर गारंटी दी, निश्चिंत रहो, मैं अंतिम चरण का ध्यान रखूंगा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि यह युवा अपनी आत्मा विरासत को पूरा करेगा। कम बात, विलियम की आत्मा में उतार चढ़ाव पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुका था, इसलिए शॉन ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और एक चीख के साथ उसका हल्का सा दिखने वाला शरीर तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया और उस क्षतिग्रस्त शिखर पर गिर गया।
जैसे ही शॉन गायब हुआ, ध्यान कर रहे विलियम का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसे पसीने से तरबतर होना शुरू हो गया। उसका शांत चेहरा दर्द से मुड़ गया। धीरे धीरे कुछ सेकंड बीत गए। पता नहीं कितनी देर बाद शॉन की चीख फिर से गूंजी जब वह क्षतिग्रस्त शिखा से बाहर निकला और अपने घोस्ट वुल्फ के आकार में बदल गया। उसकी उपस्थिति में कुछ खौफ के साथ कराह भी थी। अरे, ये किस तरह की विरासत थी? मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। मैं हार गया, यह अच्छा नहीं है। आपको इसे एक और लेवल 25 मैना क्रिस्टल के साथ पूरा करना होगा। तुम सपना देख रहे हो। आरव मेहरा ने इस समय का उपयोग सोल वॉकर में मैना डालने के लिए किया और शॉन के कुछ कहने से पहले उसने उसे वापस अपने अंदर समाहित कर लिया। घृणित। विलियम ने अपनी आंखें खोलीं जैसे ही शॉन का सिलहुट गायब हुआ। वह जोड़ी आंखें हमेशा की तरह अलग नहीं लग रही थीं, लेकिन आरव मेहरा आइरिस के भीतर जलती हुई लपटों को देख सकता था। आरव मेहरा को पता था कि उसकी तरह ही विलियम भी उस विरासत से गुजरने के बाद हाई मैच दायरे में आया था। और ये तो बस शुरुआत थी। मेहरा परिवार से मिली आत्मा विरासत ने शॉन को कुछ नुकसान तो पहुंचाया ही, बस इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह विरासत कितनी शक्तिशाली थी। यह शायद उससे भी बेहतर थी जितना उसने सोचा था। विलियम का हाई मैच दायरे में आना तो बस शुरुआत थी। जब तक उसके पास उस शक्तिशाली आत्मा विरासत को पचाने के लिए कुछ समय था, वह जल्द या बाद में एक चौंकाने वाली ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। फसल कैसी रही? आरव मेहरा ने आत्मा विरासत के विवरण के बारे में नहीं पूछा। उसने बस कुछ शब्द कहे जैसे कि वे सिर्फ गपशप कर रहे हों। बहुत। लेकिन आरव मेहरा द्वारा विवरण के बारे में न पूछने का मतलब यह नहीं था कि विलियम कुछ नहीं कहेगा। ये साझा करने के लिए अच्छी जगह नहीं है। मैं वापस आने के बाद एक कॉपी बना सकता हूँ, फिर मुझे इसे देखने में मदद करो चचेरे भाई। विलियम ने जब ये कहा तो कोई अस्वाभाविक भाव नहीं था। उसे सच में लगा कि उसके लिए अपने चचेरे भाई के लिए एक प्रति बनाना सामान्य बात है, क्योंकि विलियम जानता था कि उसके चचेरे भाई ने उसे जो दिया था वह उससे कहीं बढ़कर था, जो उसने आत्मा विरासत से कमाया था। हर कोई उसकी विरासत की लालसा कर रहा था। परिवार, भाई, कोई भी उस आत्मा विरासत के सामने शांत नहीं रह सकता था, सिवाय इस छोटे चचेरे भाई के, क्योंकि उसे बस इसकी जरूरत नहीं थी। क्या एक अमीर आदमी भिखारी के हाथ में रोटी की परवाह करेगा? जरूर, कोई बात नहीं। आरव मेहरा ने सीधे सिर हिलाया और अपनी जेब में कुछ ढूंढा। ये तुम्हारे लिए है। ये वॉन द्वारा छोड़ा गया एक अल्केमिक मैना वर्लपूल है। अगर तुम भाग्यशाली हो तो ये तुम्हारे मैना को एक गुना बढ़ा सकता है। तुम्हें अगले कुछ दिनों में कुछ समय लेना चाहिए और इसके साथ घुल मिल जाना चाहिए। कुछ दिनों में हम ओकलैंड जाएंगे। उस समय तुम मेहरा परिवार की बाकी युवा पीढ़ी से नहीं हार सकते। उद्धरण चिन्ह। हालांकि मेहरा ने इसे सहजता से कहा था, लेकिन यह विलियम को डरने और लगभग अल्केमिक मैना वर्लपूल को गिराने से नहीं रोक पाया। अगर वह भाग्यशाली होता तो अपने मैना को एक गुना बढ़ा सकता था। बचपन से जादू का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के रूप में विलियम उन शब्दों का अर्थ कैसे नहीं समझ सकता था। ये कहा जा सकता है कि एक बार जब इस तरह के अल्केमिक मैना वर्लपूल को हटा दिया जाता है तो आर्कमेज भी इसके लिए पागलों की तरह लड़ेंगे। यह कोई हंसी की बात नहीं थी। कौन सा जादूगर अपने मैना को एक गुना बढ़ाने के प्रलोभन का विरोध कर पाएगा? धन्यवाद। ठीक है, सोलोमन आपको निर्देश देगा कि इसके साथ कैसे फ्यूज करना है। मैं ज़ियुबन की जांच करने जा रहा हूँ। विलियम को हाथ हिलाने के बाद आरव मेहरा ड्रैकोनिक बीस्टमैन के पास चला गया। अध्याय 262। लेकिन आरव मेहरा के पास पहुंचने से पहले ही ड्रैकोनिक बीस्टमैन अचानक दहाड़ने लगा। 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन के खून के साथ विलय की प्रक्रिया के दौरान ज़ियुबन की मूल रूप से हरी त्वचा पहले से ही लाल हो रही थी। अब जब ड्रैकोनिक बीस्टमैन दहाड़ता है तो वह लाल त्वचा पहले से ही गहरे लाल रंग की हो जाती है, जिससे वह ऐसा दिखता है जैसे उसे खून से रंगा गया हो। उत्सर्जित होने वाली आभा किसी प्राचीन प्राणी की तरह महसूस होती है। जब उसकी नज़र सभी पर पड़ी तो समूह में सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाले सुयास को भी ऐसा लगा जैसे उसे किसी क्रूर प्राणी ने घूर कर देखा हो। कितना अप्रत्याशित! 3 सिर वाले गोल्डन ड्रैगन के खून के साथ विलय के बाद ज़ियुबन शक्ति से भर गया। उसे लगा जैसे उसका हर कदम धरती को चकनाचूर कर देगा और आसमान को चीर देगा। उस अभूतपूर्व शक्तिशाली भावना के साथ साथ सभी की आंखों में भय ने उसे उसकी पिछली दर्दनाक यातनाओं को भुला दिया। राजीव मेहरा, अब तुम इस महान ज़ियुबन को अपनी इच्छानुसार आदेश नहीं दे सकते। जल्दी करो और इस महान ज़ियुबन का अनुबंध हटाओ। तुम चाहते हो कि मैं अनुबंध हटा दूं? आरव मेहरा ने ड्रैकोनिक बीस्टमैन की ओर देखा और उसे ये दृश्य काफी मजेदार लगा। बेशक। अच्छा, महान ज़ियुबन, क्या तुम नहीं जानते कि जब तक आत्मा नष्ट नहीं होती तब तक आत्मा अनुबंध कभी नहीं हटाया जा सकता? आत्मा अनुबंध स्पष्ट रूप से उस ड्रैकोनिक बीस्टमैन के ज्ञान स्तर से ऊपर था, लेकिन चूंकि उसने पहले ही शुरुआत कर दी थी इसलिए वह आसानी से हार नहीं मान सकता था। ये सोचकर ड्रैकोनिक बीस्टमैन अनुचित हो गया। मैं इतना कैसे जान सकता था? मुझे परवाह नहीं है, आत्मा अनुबंध हटा दो, अन्यथा क्या? आरव मेहरा ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। जो लोग आरव मेहरा से इतने परिचित नहीं थे वे शायद न जानते हों, लेकिन विलियम जो उनसे सबसे ज्यादा परिचित थे अपने माथे से पसीना पोंछने से खुद को नहीं रोक पाए। वह बेवकूफ ज़ियुबन, उसकी किस्मत खत्म हो गई। दुर्भाग्य से ड्रैकोनिक बीस्टमैन को यह एहसास नहीं हुआ कि वह पहले ही एक दुर्भाग्यपूर्ण रास्ते पर चल पड़ा है और अपने लिए एक कहावत के अनुसार गड्ढा खोदता रहा।
ड्रैकोनिक बीस्टमैन पहले ही अपनी दुनिया में डूब चुका था, शक्ति का उछाल किसी भी कारण को पीछे छोड़ रहा था, केवल बढ़ा हुआ आत्मविश्वास छोड़ रहा था। नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि महान ज़ियुबन कितना डरावना है। ये कहने के बाद ड्रैकोनिक बीस्टमैन ने फर्श पर मुक्का मारा। उस मुक्के के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। अनगिनत चट्टान के टुकड़े तुरंत बिखर गए। ज़ियुबन के मुक्के ने फर्श को ढंकने वाले मूनस्टोन के स्लैब को तोड़ दिया था और मूनस्टोन स्टील की तरह ठोस हो गया था। लेकिन जैसे ही सभी ड्रैकोनिक बीस्टमैन से चौंक गए, खजाने में एक गड़गड़ाहट की गूंज उठी। फिर प्रमुख बलों के नेताओं ने देखा कि कम से कम 500 किलोग्राम वजन वाले मूनस्टोन के कई दर्जन मीटर लंबे ब्लॉक को ड्रैकोनिक बीस्टमैन द्वारा जबरन जमीन से बाहर निकाला गया। इस दृश्य ने सभी को अचंभित कर दिया। वह किस तरह की ताकत थी? क्या वह वास्तव में बीस्टमैन है? क्या वह भ्रम के माध्यम से बीस्टमैन के रूप में प्रचंड ड्रैगन नहीं है? अब जब आप महान ज़ियुबन की शक्ति देख सकते हैं तो जल्दी करो और मेरी आत्मा अनुबंध को हटा दो। आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। आरव मेहरा की आवाज गूंजी। फिर ड्रैकोनिक बीस्टमैन की दहाड़ अचानक बंद हो गई और सभी ने देखा कि एक बहुत बड़ा ताड़ का पेड़ नीचे गिरा, जिसके बाद खजाने में बहुत ज्यादा दबाव भर गया। उस पल 9वीं रैंक के हाई मैच के रूप में सोलोमन और लिस का चेहरा पीला पड़ गया और यहाँ तक कि आर्कमेज के रूप में सुयास को भी असहनीय दबाव महसूस हुआ। दयनीय ड्रैकोनिक बीस्टमैन के पास अपनी बात पूरी करने का समय नहीं था, इससे पहले कि वह उस ताड़ के पेड़ से लगभग कुचला जाता, जो एक बहुत बड़े पत्थर की तरह नीचे गिर रहा था। पूरा खजाना हिलने पर केवल एक गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। धूल और पत्थरों के टुकड़े बिखर गए, क्योंकि धरती कुछ देर के लिए हिल गई। इस बार देखने वालों की आंखें बेजान थीं। धूल को छंटने में 1 मिनट से भी कम समय नहीं लगा। हर कोई मजबूत मूनस्टोन में कई मीटर गहरा और 10 मीटर चौड़ा एक छेद साफ देख सकता था, और उस छेद के नीचे खूनी ज़ियुबन लेटा हुआ था, जो अभी भी उस पत्थर को पकड़े हुए था, अपने शक्ति प्रदर्शन से मूनस्टोन का भारी ब्लॉक। लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई अहंकार नहीं था, केवल खाली डर और नुकसान था। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हटा दूं? जरूर, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप खाली हाथ ड्रैगन को नहीं मार सकते। ये कहने के बाद आरव मेहरा ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में अचानक एक अंगूठे के आकार की लौ दिखाई दी। वह लौ गहरी और फीकी लग रही थी, मानो हवा के एक छोटे से झोंके से बुझ जाएगी। सर, मैं गलत था, कृपया मुझे जाने दें। लेकिन ड्रैकोनिक बीस्टमैन ने उस लौ को देखते ही एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। हा, क्या तुम मुझे ये दिखाने के लिए उत्सुक नहीं हो कि तुम कितने शक्तिशाली हो गए हो? आरव मेहरा अविचलित था, उसने जाने दिया और लौ को छेद में ज़ियुबन के साथ शामिल होने दिया। या क्या तुम पहले ये देखना पसंद करते हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ? नहीं, कृपया नहीं। सर, मुझे जाने दो। ड्रैकोनिक बीस्टमैन और भी दुखी लग रहा था, क्योंकि नाक से बलगम और आंसू बह रहे थे। उसने मुक्त होने और माफी मांगने की पूरी कोशिश की, ताकि वह उस लौ के रास्ते से बाहर रहे। दुर्भाग्य से वह बच नहीं सका। जैसे ही लौ छेद में गिरी, एक विस्फोट हुआ, इससे पहले कि चमकदार लाल लपटें उठती दिखाई दें। अच्छा सब लोग, मैंने अपने निजी मामलों से निपटना समाप्त कर लिया है। अब हम चर्चा कर सकते हैं कि उन जादुई सामग्रियों को कैसे आवंटित किया जाए। ज़ियुबन से निपटने के बाद आरव मेहरा ने अपने लबादे से धूल झाड़ दी और खजाने में प्राप्त जादुई सामग्रियों का आवंटन शुरू करने के लिए अन्वेषण दल के साथ फिर से जुड़ गया। उद्धरण चिन्ह। ड्रैकोनिक बीस्टमैन की विलापपूर्ण चीखें समय समय पर सुनी जा सकती थीं, और जब भी वे उस युवा हाई मैच को देखते थे तो उनका खून ठंडा हो जाता था। कुछ साहसी लोगों ने छेद में झांकने की हिम्मत की। उन्होंने कई दर्जन फ्लेम शैकल्स को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हुए और मजबूती से ड्रैकोनिक बीस्टमैन को फंसाते हुए देखा। बिल्कुल मकड़ी के जाल में फंसे शिकार की तरह, वह हिल भी नहीं सकता था। ड्रैकोनिक बीस्टमैन के शरीर पर भड़की हुई लपटें जल रही थीं, और भले ही वे एक दूसरे से बहुत दूर हों, फिर भी वे जली हुई बदबू को सूंघ सकते थे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि ड्रैकोनिक बीस्टमैन को बांधने के अलावा लपटें फ्लेम विप में भी बदल गईं और ड्रैकोनिक बीस्टमैन को कोड़े मार रही थीं, जिससे समय समय पर उसकी चीखें निकल रही थीं। चचेरे भाई, क्या ये थोड़ा ज्यादा भारी नहीं है? यहाँ सभी में से विलियम आरव मेहरा को सबसे बेहतर जानता था। आरव मेहरा के सबसे भरोसेमंद अधीनस्थों में से एक होने के नाते विलियम को कैसे नहीं पता था कि उसके चचेरे भाई को ड्रैकोनिक बीस्टमैन से बहुत उम्मीदें थीं। वह एक भावी तलवार संत था, वह उसे केवल एक सबक सिखा रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वास्तव में दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन विलियम को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि उसका चचेरा भाई दूसरों को निराश करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। ड्रैकोनिक बीस्टमैन को मारना बहुत आसान था। ये ठीक है। आरव मेहरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और अब शोकपूर्ण चीखों पर ध्यान नहीं दिया। विलियम ने सही अनुमान लगाया। आरव मेहरा केवल ड्रैकोनिक बीस्टमैन को दंडित कर रहा था, क्योंकि आरव मेहरा को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि यद्यपि आत्मा अनुबंध सबसे मजबूत अनुबंध था, लेकिन ये सबसे कमजोर बाध्यकारी शक्ति वाला था। यह एक चालाक और कायर ड्रैकोनिक बीस्टमैन के खिलाफ पर्याप्त नहीं था। आरव मेहरा इस पाठ का उपयोग ड्रैकोनिक बीस्टमैन को यह सिखाने के लिए कर रहा था कि वह चाहे तो विद्रोह कर सकता है, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। जहां तक ड्रैकोनिक बीस्टमैन को मारने की बात है, आरव मेहरा वास्तव में इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था।
दूसरों को लग सकता था कि उस विशाल हाथ के पीछे की शक्ति चौंकाने वाली थी, लेकिन केवल आरव मेहरा ही जानता था कि यह वास्तव में कितनी चौंकाने वाली थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसमें छठे टियर मंत्र की शक्ति थी। ये हाई मैच दायरे के शिखर से संबंधित था, लेकिन इतना शक्तिशाली मंत्र केवल ड्रैकोनिक बीस्टमैन को थोड़ा खून बहाने पर मजबूर कर देता था। अगर यह फैल गया तो कौन जानता था कि कितने जादूगर निराश होंगे। इसका क्या मतलब था? एक शीर्ष हाई मैच मंत्र ने केवल ड्रैकोनिक बीस्टमैन को सही रूप से घायल किया। ये ड्रैगन्स के बराबर की शक्ति थी, एक ड्रैकोनिक बीस्टमैन जो हाई मैच के मंत्रों का विरोध करने में सक्षम था। अगर वह पूरी तरह से सुसज्जित होता तो क्या वह हर जादूगर के लिए दुर्लभ नहीं बन जाता? और क्या ड्रैकोनिक बीस्टमैन में भी अपने वंश से जादू करने की जन्मजात क्षमता होती है? आरव मेहरा इस तरह के असीम भविष्य वाले अधीनस्थ को क्यों मारेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आज्ञाकारी नहीं था, वह स्यूडोस को उससे बात करने दे सकता था। अगर पहली बार काम नहीं आया तो दूसरी बार, तीसरी बार और इसी तरह आगे भी होगा। अगर उसे चाबुक नहीं मारा गया तो वह आज्ञाकारी कैसे बन सकता है? आरव मेहरा जादुई सामग्रियों को छांटते हुए सोचता रहा। इस बार की फसल को अद्भुत बताया जा सकता है। खजाने में जादुई सामग्रियां चकाचौंध करने वाली थीं। अपने सारे ज्ञान के बावजूद भी आरव मेहरा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। आरव मेहरा बहुत सीधे साधे थे और उन्होंने लगभग 8 जादुई सामग्रियां चुनी, जिनमें से सभी दुर्लभ जादुई सामग्रियां थीं जिनके बारे में उन्होंने पहले सुना था, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें छाती से छाती तक घूम रही थीं, सामग्री की तलाश में। दुर्भाग्य से आरव मेहरा ने आधे दिन तक तलाश की, लेकिन उसे वह नीली चमक नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। अध्याय 263। लगता है किस्मत मेरे साथ नहीं है। थोड़ी देर खोजने के बाद आरव मेहरा ने निराशा में आह भरी। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए, शुरू में किसी कारीगर के हाथों में लेटोर गोल्ड एसेंस जैसी जादुई सामग्री मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। अतीत में डार्क सेज ने एक टुकड़ा हासिल किया और 3 स्वर्ग रैंक कठपुतलियों की फोजिंग प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किया। लेकिन अगर लेटोर गोल्ड एसेंस नहीं होता तो मैजिक एरे को एक बार फिर से परिष्कृत करने की उनकी योजना को स्थगित करना पड़ता। आरव मेहरा ने मूल रूप से सोचा था कि सिल्वर ड्रैगन ब्लड के साथ विलय के बाद उनकी मैजिक एरे पूर्णता के करीब पहुंच जाएगी और नोसेंट की जादू प्रणाली को उलटकर इतिहास की सबसे शक्तिशाली मैजिक एरे बन सकती है। लेकिन जब आरव मेहरा ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्हें पता चला कि वे सिर्फ आधे ही सही थे। वास्तव में उनका मैजिक एरे नोसेंट इतिहास में सबसे शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी ये पूर्ण होने से बहुत दूर था। आरव मेहरा ही एकमात्र व्यक्ति था जो उस अजीब स्थिति के बारे में जानता था जिसमें वह खुद को पाया था। चाहे वह सुयास, फ्रैन, लिस या सोलोमन हो, वे सभी एकमत से मानते थे कि आरव मेहरा ने प्लेनर पथ पर यात्रा करते समय अपने 9 मैजिक एरे को पहले ही फ्यूज कर लिया था और हाई मैच दायरे में कदम रख दिया था। लेकिन आरव मेहरा जानते थे, उन्होंने इसका केवल आधा ही अनुमान लगाया था। आरव मेहरा वाकई हाई मैच दायरे में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन 9 मैजिक एरे अभी तक फ्यूज नहीं हुए थे। नहीं, यह इतना सरल नहीं था कि अभी तक विलय न हुआ हो। वास्तव में आरव मेहरा भी ये पता नहीं लगा पाए कि यह कैसे हुआ, लेकिन उनके पास 10 मैजिक एरे थे। ये बहुत अजीब था। नोसेंट के लंबे इतिहास में ऐसा कोई जादूगर कभी नहीं हुआ जिसने 10 मैजिक कंडक्टिंग रून बनाए हों। ये हमेशा या तो 9 मैजिक कंडक्टिंग रून पर बना रहता था या 9 मैजिक कंडक्टिंग रून को एक में मिला देता था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन आरव मेहरा ने 10वीं मैजिक एरे बनाई। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब यह नहीं था कि 10वीं मैजिक एरे अनावश्यक थी। यह इसके विपरीत था। 10वीं मैजिक एरे की उपस्थिति ने आरव मेहरा को उच्च जादूगर क्षेत्र में धकेल दिया। और हालांकि आरव मेहरा ने अभी तक अपनी मैजिक एरे को एक में नहीं मिलाया था, लेकिन 10वीं मैजिक एरे द्वारा लाया गया गुणात्मक परिवर्तन उसे अगले क्षेत्र में धकेलने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा 10वीं मैजिक एरे द्वारा लाई गई शक्ति चौंकाने वाली भयावह थी। ये ड्रैकोनिक बीस्टमैन के साथ पिछली हाथापाई से देखा जा सकता था। ज़्यूबन ने अभी जो शक्ति दिखाई थी वह लगभग सासू के बराबर थी। हालांकि पहले आरव मेहरा भी शियुबन को हराने में सक्षम था, लेकिन इसके लिए उसे बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते। निश्चित रूप से उसके पास शियुबन को तुरंत दबाने के लिए एक विशाल हाथ बनाने के लिए अतिरिक्त मन नहीं होता। ये 10वीं मैजिक एरे द्वारा लाई गई शक्ति थी, लेकिन इसके प्रकट होने से कुछ समस्याएं भी पैदा हुईं। एक अतिरिक्त मैजिक एरे के प्रकट होने से उसकी सारी योजनाएं नष्ट हो गईं। आरव मेहरा ने मूल रूप से अपने जादू के मार्ग की योजना बनाई थी, लेकिन 10वीं मैजिक एरे के प्रकट होने के साथ आरव मेहरा के पास इसे बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परिवर्तन का पहला चरण एक बहुत ही विशिष्ट मैजिक टूल प्राप्त करना होगा। एक मैजिक टूल जिसे आरव मेहरा ने पहले कभी नहीं देखा था। मैजिक युग के चरम पर एक ट्रू स्पिरिट मैजिक वेपन था जिसने पूरे नोसेंट को चौंका दिया था, जिसका नाम 10,000 स्पेल व्हील था। उस 10,000 स्पेल व्हील के भीतर असंख्य मंत्र और रून घूमते थे। उस समय 10,000 स्पेल व्हील के मास्टर महान ज्योतिषी अग्लॉन थे। स्टाररी स्काई कॉलेज का वह परंपरागत पावरहाउस एक डेमीप्लेन की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उस मैजिक टूल का उपयोग कर रहा था। उस समय वह लगभग बेजोड़ था। वह अपने से अधिक शक्तिशाली पावरहाउस को चुनौती देता रहा और आसानी से उन पर कदम रखता रहा। 10,000 स्पेल व्हील का नाम महान ज्योतिषी के नाम के साथ साथ नोसेंट में तेजी से फैल गया। 10,000 स्पेल व्हील की सबसे बड़ी विशेषता इसकी असीम समावेशी प्रकृति थी।
ये पहलू मैजिक एरे से बहुत मिलता जुलता था। अगर आरव मेहरा अपनी योजना को सही करना चाहता था तो उसे 10,000 स्पेल व्हील प्राप्त करना था। ये मैजिक एरे की शक्ति को अधिकतम करने में सक्षम होगा और तभी मैजिक एरे को सही माना जाएगा। स्वाभाविक रूप से फिलहाल ट्रू स्पिरिट रैंक 10,000 स्पेल व्हील के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आरव मेहरा को लेटोर गोल्ड एसेंस मिल भी जाए तो भी वह इसका इस्तेमाल सिर्फ 10,000 स्पेल व्हील की कॉपी बनाने के लिए ही कर पाएगा और कॉपी सिर्फ स्पिरिचुअल रैंक की होगी। कौन जानता था कि इसे ट्रू स्पिरिट रैंक तक बढ़ाने के लिए कितना समय और प्रयास की जरूरत होगी। लेकिन आरव मेहरा को जल्दी नहीं थी। 10,000 स्पेल व्हील की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह डेमीप्लेन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर लेता। डेमीप्लेन पर नियंत्रण पाने के बाद ही वह प्लेन की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए 10,000 स्पेल व्हील का उपयोग कर सकता था। उस समय मैजिक एरे को कोर के रूप में और 10,000 स्पेल व्हील को कंट्रोल हब के रूप में इस्तेमाल करके वह ग्रेट एस्ट्रोलॉजियन अग्लॉन को पीछे छोड़ सकता था। दुर्भाग्य से वह लेटोर गोल्ड एसेंस नहीं पा सका। यह आरव मेहरा के लिए एक बड़ा झटका था। वॉन के संग्रह में इसे न पा पाना यह साबित करता है कि इसे पाना कितना मुश्किल होगा। ऐसा लग रहा था कि उसे लेटोर गोल्ड एसेंस के कुछ निशानों की खोज के लिए राज्य के सबसे समृद्ध क्षेत्र ओकलैंड पहुंचने तक इंतजार करना होगा। जब उसने इसके बारे में सोचा तो आरव मेहरा ने कुछ अधिक कीमती जादुई सामग्री उठाए। आरव मेहरा, यहाँ एक कठपुतली है। आरव मेहरा अभी भी जादुई सामग्रियों को देख रहा था, तभी सोलोमन ने उसे टोका। आओ और इसे देखो। सोलोमन ने पहले भी आरव मेहरा के साथ उस छोड़े गए गोदाम की तलाशी ली थी, इसलिए वह जानता था कि इस नए उन्नत युवा उच्च जादूगर को कठपुतली चलाने का कुछ ज्ञान है। यही कारण था कि जब उसे वह कठपुतली मिली तो उसने तुरंत आरव मेहरा को बुलाया। ठीक है, आरव मेहरा ने जो कुछ भी कर रहा था उसे रोकने से पहले थोड़ा हिचकिचाया, अपने लबादे से धूल झाड़ते हुए सोलोमन की ओर चल पड़ा। देखो, आरव मेहरा के उसके पास पहुंचने पर सोलोमन ने जमीन पर पड़ी एक कठपुतली की ओर इशारा किया। ये कुछ ऐसा है जिसे सॉस ने जादुई सामग्रियों को व्यवस्थित करते समय खोजा था। आरव मेहरा नीचे झुका और कड़वी मुस्कान से पहले कठपुतली को ध्यान से देखा। सोलोमन ने जिस चीज के बारे में हंगामा किया वह केवल एक पहरेदार कठपुतली थी। कंट्रोल हब की सरणी से यह एक लर्कर मॉडल होना चाहिए था। उस मॉडल का तीसरे राजवंश के दौरान बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया था और यह हत्या और जाल में माहिर था। अपनी तेज गति की वजह से वे अक्सर अंधेरे से घात लगाते थे और फिर उन्हें शैडो हत्यारे के रूप में जाना जाता था। लेकिन जैसे जैसे सरणी कौशल विकसित होते गए उस तरह की विशेष कठपुतली को धीरे धीरे जटिल कार्यों वाली कठपुतलियों द्वारा बदल दिया गया, जैसे कि मैच ब्रेकर मॉडल, जो एक बहुत ही उत्कृष्ट विकल्प था। सच कहूं तो उस शैडो हत्यारे की रैंक कम नहीं थी। आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि यह 5वीं रैंक के विशेषज्ञ तलवारबाज के बराबर था। लेकिन आरव मेहरा जो अभी अभी स्वर्ग ज्ञानवर्धक विमान से लौटे थे और उन्होंने क्रोमेटिक ड्रैगन और प्राचीन देवताओं की लाशें देखी थी, उनके लिए यह 5वीं रैंक का विशेषज्ञ तलवारबाज छाया हत्यारा वास्तव में ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं था। हाय मैच सोलोमन, इस कठपुतली को शैडो असैसिन नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये पसंद है तो मैं इसे बहाल करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। इसकी लड़ने की शक्ति 5वीं रैंक के विशेषज्ञ तलवारबाज के आसपास होनी चाहिए। अच्छा, तो आपको इसे तुरंत बहाल कर देना चाहिए। सोलोमन ने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। 5वीं रैंक का विशेषज्ञ तलवारबाज काफी अच्छा था, इसे इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सेज टॉवर में रखा जा सकता था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा ने ये शब्द पूरी तरह से विनम्रता से कहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सोलोमन उनके प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और एक पल के लिए फंस गए। वह कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बहाली शुरू कर दी। सौभाग्य से इस शैडो असैसिन को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा था, केवल यांत्रिक प्रणाली को कुछ नुकसान पहुंचा था। थोड़ा निरीक्षण करने के बाद आरव मेहरा ने समस्या का पता लगाया और शैडो असैसिन को कुशलतापूर्वक नष्ट करते हुए एक क्विल और मूनलाइट इंक निकाला, यांत्रिक प्रणाली को फिर से बनाने की तैयारी की। लेकिन अपने विघटन के आधे रास्ते में आरव मेहरा अचानक से स्तब्ध हो गया। शैडो असैसिन के बाहरी आवरण को खोलने के बाद आरव मेहरा ने एक नीली रोशनी देखी। लाटोर गोल्ड एसेंस। आरव मेहरा ने उम्मीद नहीं की थी कि वॉन के संग्रह में उसे जो लाटोर गोल्ड एसेंस नहीं मिला वह वास्तव में एक शैडो असैसिन कठपुतली के शरीर पर दिखाई देगा, जिसमें केवल 5वीं रैंक के विशेषज्ञ तलवारबाज की ताकत होगी। ये कैसी परिस्थिति थी? आरव मेहरा मौके पर ही स्तब्ध हो गया, कुछ भी कहने में असमर्थ था। यह असंभव था। लाटोर गोल्ड एसेंस स्वर्ग रैंक की कठपुतलियों को बनाने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियों में से एक था। इसका उपयोग एकमात्र शैडो असैसिन के लिए कैसे किया जा सकता था? यहाँ तक कि एक प्रशिक्षु की मियागर भी जानता था कि 100 छाया हथियारों का मूल्य लेटोर गोल्ड एसेंस के एक टुकड़े से तुलना नहीं की जा सकती। वॉन इतनी गंभीर गलती कैसे कर सकता है? बेवकूफ। आरव मेहरा हैरान था। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। कौन है? आरव मेहरा अचानक चौंक गया। मस्तिष्क एक जादूगर के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र था। कोई भी जादूगर दूसरों को अपनी चेतना पर आक्रमण करने की अनुमति नहीं देना चाहता था। यह हर जादूगर के लिए मृत्यु से भी अधिक भयानक था। लेकिन आरव मेहरा को अपने दिमाग में एक अजीब और अपरिचित आवाज का पता चला। इस खोज ने उसे पसीने से तरबतर कर दिया। भाड़ में जाओ, तुमने मेरे शरीर को नष्ट कर दिया, फिर भी तुम ये पूछने की हिम्मत करते हो कि मैं कौन हूँ?
अध्याय 264। तुम कौन हो? आरव मेहरा ने चुपके से स्पिरिट डिफेंस का जादू करते हुए भारी आवाज में पूछा। आरव मेहरा की सभी 10 मैजिक एरे हर समय काम कर रही थीं, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि कोई भी विदेशी मन आरव मेहरा के दिमाग में बिना पहचाने प्रवेश न कर सके। इस प्रकार आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि उसके दिमाग के पीछे जो आवाज उसने सुनी थी वह किसी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति या किसी प्रकार की भूतिया शक्ति थी, और स्पिरिट डिफेंस इन दोनों शक्तियों का अभिशाप था। लेकिन अपनी ताकत बर्बाद मत करो, स्पिरिट डिफेंस मेरे खिलाफ बेकार है। स्पिरिट डिफेंस को सक्रिय करने के बाद वह आवाज एक बार फिर आरव मेहरा के दिमाग में गूंज उठी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा को कोसने से खुद को नहीं रोक सका। ये वास्तव में एक भूत था। वह ऐसी चीज का सामना कैसे कर सकता था? यह एक जादूगर के लिए घातक था, एक ऐसी आवाज जो किसी के मन में कभी भी कहीं भी बात कर सकती थी। दूसरे शब्दों में, भले ही कोई ध्यान कर रहा हो या जादू कर रहा हो, वह उस आवाज से परेशान हो सकता था। यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी। इसका मतलब था कि एक जादूगर को कभी भी जादुई प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता था। मुझे बताओ, आखिर तुम कौन हो? क्या तुम पहले ही भूल गए? तुमने कुछ समय पहले ही मेरा शरीर नष्ट कर दिया था। उसके दिमाग के पीछे की आवाज बेफिक्र थी, न तो तेजी से बोल रही थी और न ही धीरे धीरे, और ऐसा लग रहा था कि वह उसका मजाक उड़ा रही हो। तुम्हारे शरीर को नष्ट कर दिया? आरव मेहरा ने भौहें सिकुड़ी और लंबे समय तक सोचा। उसने किसका शरीर नष्ट किया? क्या ये स्वर्ग के ज्ञानवर्धक विमान में उन शक्तिशाली लाशों में से एक का भूत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर यह वास्तव में भूत था तो मैजिक एरे ने मुझे पहले ही सचेत कर दिया होता, तो इसने प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? रुको, नष्ट शरीर, क्रिस्टल स्केल्स। ये सही है, ये क्रिस्टल स्केल्स था। केवल मैजिक टूल अवतार जैसा अजीब अस्तित्व ही मैजिक एरे और स्पिरिट डिफेंस को अनदेखा करके पार कर सकता था, और क्रिस्टल स्केल्स ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो उसके खिलाफ द्वेष रखते थे। तुम क्रिस्टल स्केल्स हो? हा, तुम आधे सही हो। आधा? आरव मेहरा हैरान हो गया। पहचान एक ऐसी चीज थी जिसका या तो आप सही अनुमान लगाते थे या गलत। आधे सही का क्या मतलब था? मैं वास्तव में क्रिस्टल स्केल का अवतार हूं, लेकिन मैं सिर्फ क्रिस्टल स्केल का अवतार नहीं हूं। वास्तव में क्रिस्टल स्केल मेरे असंख्य शरीरों में सबसे कमजोर हैं। क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा न होता तो आप मुझे दबा पाते? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे द्वारा दबाए गए थे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मूर्ख हैं। ऐसा लग रहा था कि आरव मेहरा द्वारा अतीत को सामने लाने के बाद आवाज गुस्से में आ गई। आप इंसान ऐसे ही होते हैं, घमंडी और अभिमानी, लेकिन अज्ञानी और संकीर्ण सोच वाले। क्या आपको वाकई लगता है कि आपने लॉर्ड एंडिफा को सच में दबा दिया? हास्यास्पद। आपको लगता है कि एकमात्र जादुई सरनी लॉर्ड एंडिफा को दबा सकती है? बेहतर होगा कि आप सुने और वही करें जो लॉर्ड एंडिफा आपसे करना चाहते हैं, अन्यथा इस जीवन में ध्यान और जादू करने के बारे में भी न सोचें। जादुई प्रतिक्रिया आपका इंतजार कर रही होगी। घृणित। आरव मेहरा ने अपने दांत पीस लिए। ये बहुत ही घृणित था। वह आदमी उसे उसके जादुई मार्ग में हस्तक्षेप करने की धमकी दे रहा था। आरव मेहरा को पछतावा होने लगा। अगर उसे पता होता कि क्रिस्टल स्केल का अवतार इतना अजीब है, तो वह मैजिक एरे पर निर्भर नहीं होता और सीधे उसे सील करने के लिए एक सुपीरियर मैजिक टूल की तलाश करता। फिर वह किस तरह की चाल चल सकता था? रुको, मैजिक एरे। इसके बारे में सोचते हुए आरव मेहरा को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उस तथाकथित एंडरफा मैजिक टूल अवतार ने स्वर्ग ज्ञानवर्धक विमान में कुछ क्यों नहीं कहा? आखिरकार वह तब था जब वह एक पतली रस्सी पर चल रहा था और एक भी गलत कदम से रसातल में गिर सकता था। अगर उस समय उसे धमकाया गया होता तो आरव मेहरा शायद किसी भी बात पर सहमत हो जाता। इसके विपरीत, अब जब वह सुरक्षित स्थान पर वापस आ गया था तो उसे धमकी मिली। ये बहुत तार्किक नहीं था। इसके अलावा वह पहले से ही प्लानपथ में सिल्वर ब्लड को अवशोषित करते समय बहुत अजीब महसूस कर रहा था। 100,000 से अधिक रून दिखाई दिए और उसे अधिकतम मैजिक एरे को परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए था। उसे इस तरह के परिवर्तन से गुजरना नहीं चाहिए था। आखिरकार उसने कहीं से एक अतिरिक्त मैजिक एरे प्राप्त किया था। ये मैजिक एरे के आकार को पूरी तरह से बदल रहा था और नोसेंट की जादू प्रणाली को गिरा रहा था। आरव मेहरा को पहले लगा था कि उसकी किस्मत बहुत बढ़िया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह लेडी लक द्वारा चूमने जितना आसान नहीं था। ये सबसे अधिक संभावना है कि मैजिक टूल अवतार एंडरफा से जुड़ा था। आरव मेहरा ने यह सोचकर भौहें सिकुड़ी, लेकिन फिर अचानक मुस्कुराते हुए शांति से कहा, मैं सोच रहा था कि एक अतिरिक्त मैजिक एरे क्यों था। पता चला कि यह भगवान एंडरफा की मदद थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन सरल शब्दों ने एंडरफा की आवाज को कांप दिया। हाँ, ये सुनकर आरव मेहरा को पता चल गया कि उसने सही अनुमान लगाया था। लेकिन मुझे बहुत खेद है लॉर्ड एंडरफा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे बिना मांगे उपकार मिलना पसंद हो। इसलिए मैंने उपहार को छोड़ने और उस 10वें मैजिक एरे को छोड़ने का फैसला किया। आपका क्या मतलब है? लॉर्ड एंडरफा, आप एक परोपकारी व्यक्ति होने के नाते अपना नाम कैसे नहीं बना सकते? आपने मेरी मदद की, फिर भी मुझे आपका धन्यवाद करने की अनुमति नहीं देते। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने आपको उस 10वें मैजिक एरे को पूरा करने में मदद की? आपके पास क्या सबूत है? एंडरफा तुरंत पागल हो गया और इस बात को नकारने की पूरी कोशिश की। हाँ, आरव मेहरा ने व्यंग्य किया।
वे लगभग 10 मिनट तक गतिरोध में रहे, इससे पहले कि एंडिफा नामक अवतार ने आखिरकार हार मान ली। ठीक है, तो क्या हुआ अगर मैंने आपकी 10वीं मैजिक एरे को पूरा करने में मदद की? क्या मैं दूसरों की मदद करके खुशी नहीं पा सकता? स्वाभाविक रूप से आप दूसरों की मदद करके खुशी पा सकते हैं। आरव मेहरा ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, लेकिन क्या मदद करने के बाद भी इधर उधर घूमना बहुत ज्यादा नहीं है? आप क्या चाहते हैं? मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस मुझे ज्यादा परेशान न करें और ध्यान और मंत्रोच्चार प्रशिक्षण के दौरान मुझे परेशान करने के बारे में भी न सोचें। अगर मुझे वाकई जादू की मार झेलनी पड़ी तो लॉर्ड एंडिफा मुझसे ज्यादा घबरा सकते हैं। अवतार अचानक चुप हो गया। एंडिफा चुप रहा और आरव मेहरा ने उसे बात करने के लिए मजबूर नहीं किया। इस तरह उसके मन में शांति छा गई। 10 मिनट बाद एंडिफा की आवाज़ एक बार फिर उसके दिमाग में गूंजी, ठीक है मानव, मुझे मानना होगा कि तुम सही हो। मैं वास्तव में इस 10वें जादू के समूह में निवास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इससे डराने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हारे अंदर शक्ति की असामान्य प्यास है। हाँ, निश्चिंत रहो, मैं पहले गंभीर नहीं था, और जैसा कि तुमने कहा, अगर तुम किसी जादुई प्रतिक्रिया का सामना करते हो तो मैं तुमसे ज्यादा घबरा जाऊंगा। इसका मतलब है कि अल्पावधि में हमारे हित संरेखित हैं। तो चलो शर्तों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आरव मेहरा इसी का इंतजार कर रहा था। अब जब एंडिफा ने यह मुद्दा उठाया तो आरव मेहरा ने सीधे तौर पर अपनी शर्तें रखीं। मैं आपको 10वें मैजिक एरे में रहने दे सकता हूं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आप वहां सिर्फ रह रहे हैं। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मैजिक एरे मेरे जादू के रास्ते की नींव है, इसलिए मैं अपने मैजिक एरे को निशाना बनाने वाली किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अन्यथा मैं कुछ शक्ति छोड़ दूंगा और 10वें मैजिक एरे को नष्ट कर दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने की शपथ ले सकता हूं जिससे आपके मैजिक एरे को खतरा हो। एंडिफा ने सीधे तौर पर सहमति जताई, लेकिन निराश होकर बुदबुदाया, वास्तव में मैं उस लानत मैजिक एरे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मैंने कभी इतना जटिल मैजिक कंडक्टिंग रूल नहीं देखा। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपने इसे कैसे पूरा किया। यह ऐसी चीज है जिसे आपको जानने की जरूरत नहीं है। पहली शर्त तय हो गई है, अब दूसरी। अरे ज्यादा आगे मत जाओ। पहली शर्त सिर्फ तुम्हारे लिए एक सलाह है। अब ये शर्त एक सच्ची शर्त है। क्या तुमने मुफ्त में खाने और जीने की योजना बनाई थी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि 10वें मैजिक एरे में रहने के अलावा तुम मेरे द्वारा अवशोषित किए गए मन का भी लाभ उठा रहे हो? अगर तुम सिर्फ ठहरे होते और मेरी ध्यान क्षमता को प्रभावित नहीं करते तो मैं तुमसे परेशान नहीं होता। ये कैसा है, क्या तुम शर्त से सहमत हो या नहीं? ठीक है, बोलो। दूसरी शर्त वास्तव में बहुत सरल है। बोलते हुए आरव मेहरा ने अपने सामने शैडो असैसिन की ओर इशारा किया। उस शैडो असैसिन का मैकेनिकल सिस्टम लेटोर गोल्ड एसेंस का उपयोग कर रहा है। मैं बाद में इस लेटोर गोल्ड एसेंस का उपयोग मैजिक टूल बनाने के लिए करूंगा। उस समय मैं तुम्हें उस मैजिक टूल में स्थानांतरित कर दूंगा और तुम्हें नया मैजिक टूल अवतार बनने दूंगा। इस तरह से तुम्हें एक नया शरीर मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें 100 साल तक मेरी सेवा करनी होगी। 100 साल। इस समय सीमा को सुनकर एंडिफा ने राहत की सांस ली। ये ठीक है, 100 साल तो हो ही गए। आरव मेहरा को आश्चर्य नहीं हुआ। जादुई उपकरण अवतारों का जीवन काल लगभग अंतहीन होता है, उनके लिए 100 साल एक छोटा सा क्षण होता है। नए शरीर को पाने के लिए इतने कम समय का उपयोग करना एंडिफा के लिए बहुत फायदेमंद था। स्वाभाविक रूप से आरव मेहरा को भी कोई नुकसान नहीं होगा। 100 साल बाद उसके पास संभवतः मृत्यु की पुस्तक पहले से ही नियंत्रण में होगी और साथ ही उसने 13 ऑगमेंट्स भी एकत्र किए होंगे। जब तक उसके पास मृत्यु की पुस्तक है, क्या उसे अन्य जादुई उपकरणों की आवश्यकता होगी? अध्याय 265। आरव मेहरा ने एंडिफा को और भड़काया नहीं, क्योंकि एंडिफा ने दोनों शर्तों पर सहमति जताई थी। क्योंकि आरव मेहरा को लगा कि एंडिफा अवतारों में सबसे दुष्ट अवतार है। अगर वे शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा, जो सबसे अच्छा निष्कर्ष होगा। ऐसा नहीं लगा कि उसे बहुत कुछ हासिल हो रहा है, लेकिन अगर उसने एंडिफा को बहुत दूर धकेल दिया तो वे जीवन और मृत्यु के संघर्ष में समाप्त हो जाएंगे और इससे किसी को भी लाभ नहीं होगा। ओह ठीक है लॉर्ड एंडिफा, आपने अभी कहा कि मैं मूर्ख था। वह सिर्फ एक मजाक था। हा। एंडिफा की हंसी कुछ देर तक खींचती रही, लेकिन कुछ पलों के बाद उसे पता चला कि दूसरा पक्ष चुप रहा और इस तरह उसकी हंसी धीरे धीरे कम हो गई। आरव मेहरा ने भी उस पर दबाव नहीं डाला और एंडिफा के हंसने का इंतजार किया। समझाओ, बकवास। एंडिफा ने अनिच्छा से बोलने से पहले शाप दिया। मैंने कहा कि तुम मूर्ख हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि इस कठपुतली का निर्माता वॉन था। ये सुनते ही आरव मेहरा की आंखें चमक उठीं। तो तुम कहना चाहते हो कि इस कठपुतली को किसी और ने बनाया है? ठीक है, तुम्हें बताने में कोई बुराई नहीं है, तुम्हें जल्दी या बाद में ये पता चल ही जाएगा। आह भरते हुए एंडिफा ने असहाय होकर कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें वॉन के तेजी से आगे बढ़ने का कारण पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एक दुर्जेय कीमियागर की विरासत मिली थी। तुम डार्क सेज की बात कर रहे हो? वास्तव में डार्क सेज, लेकिन वॉन को डार्क सेज की विरासत का केवल एक छोटा सा हिस्सा मिला। अधिक सटीक रूप से कहें तो ये 3 स्वर्ग रैंक की कठपुतलियां थीं। बिल्कुल। ये सुनकर आरव मेहरा ने समझ में सिर हिलाया।
वास्तव में तीसरे राजवंश के दौरान कई लोगों ने अनुमान लगाया था कि वॉन ने डार्क सेज की 3 स्वर्गरैंक कठपुतलियों को प्राप्त किया था, लेकिन इस विषय पर अनुमान केवल निराधार सिद्धांत थे। वॉन की मृत्यु के बाद भी कोई सबूत नहीं था। वे 3 स्वर्गरैंक कठपुतलियां उसके जीवन काल में कभी नहीं दिखाई दी अब तक, जब एंडिफा ने उस अनुमान की पुष्टि की। बाद में वॉन ने 4 सीजन्स कैनियन में कुछ रहस्य की खोज की, और यह भी मत पूछिए कि वह रहस्य क्या था, क्योंकि मैं भी इसके बारे में निश्चित नहीं हूं। मुझे केवल इतना पता है कि वॉन को वह रहस्य मिलने के बाद उसने 4 सीजन्स कैनियन के चारों ओर एक बड़ी सरणी स्थापित की और यहाँ एक कीमिया प्रयोगशाला बनाई। एक बार जब वह काम पूरा कर लेता है तो वॉन 4 सीजन्स कैनियन छोड़ देता है और केवल एक बार वर्षों बाद वापस आता है। ठीक कब? अपने आत्मनिर्वासन से लगभग 10 साल पहले। आरव मेहरा ने समय सीमा का पता लगाया। वॉन का क्रिस्टल द्वीप पर आत्मनिर्वासन उनकी मृत्यु से 20 साल पहले हुआ था। दूसरे शब्दों में, वे अपनी मृत्यु से 30 साल पहले इस प्रयोगशाला में वापस आ गए थे। उस समय वॉन पहले से ही इंपीरियल चीफ अल्केमिस्ट, शानदार अंतिम कारीगर के रूप में नोसेंट के शिखर पर थे। जब वॉन वापस आया तो वह 3 स्वर्गरैंक कठपुतलियों को वापस लाया और प्रयोगशाला का नियंत्रण उन्हें सौंप दिया, और 10 साल बाद वह फिर से चला गया। वह क्रिस्टल द्वीप गया और अपने जीवन के अंतिम 20 साल वहीं बिताए। फिर क्या? और फिर इन 3 कठपुतलियों ने वॉन की इच्छा का पालन किया और प्रयोगशाला का प्रभार संभाला, इसे चालू रखा। 500 साल पहले एक रात तक, जब एक स्वर्गरैंक कठपुतली ने अचानक नियंत्रण खो दिया और प्रयोगशाला में सब कुछ नष्ट करना शुरू कर दिया। यह पागल हो गया। हाँ, ऐसा हुआ। आप कभी नहीं सोच सकते कि एक अनियंत्रित कठपुतली कितनी भयावह हो सकती है। पूरी प्रयोगशाला उस कठपुतली द्वारा लगभग नष्ट कर दी गई थी, और अब आप जो देख रहे हैं वह केवल आपदा के बाद बचे हुए खंडहर हैं। अपने चरम पर प्रयोगशाला आपकी कल्पना से कहीं बढ़कर थी। कठपुतली इस तरह से नियंत्रण से बाहर कैसे हो सकती है? आरव मेहरा ने इस पर विचार किया लेकिन समझ नहीं पाया। कठपुतलियां अपने नियंत्रण रूनों से आदेशों का सख्ती से पालन करती हैं, तो वह अचानक कैसे पागल हो सकती है? मैं कैसे जान सकता था? उस समय मेरा शरीर केवल एक आध्यात्मिक जादू उपकरण सेट था। मैं स्वर्गरैंक आपदा का सामना करने पर भाग भी नहीं सकता था, तो फिर मैं अभी भी सच्चाई की खोज करने का साहस कैसे कर सकता था? किसी भी मामले में, जब वह स्वर्गरैंक कठपुतली पागल हो गई और सब कुछ नष्ट कर दिया, तो वह पत्थर के टॉवर की सबसे ऊंची मंजिल पर भी चढ़ गई। यह अन्य 2 स्वर्गरैंक कठपुतलियों से मिली और एक लड़ाई शुरू हुई, जिससे पत्थर के टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल खंडहर में बदल गई। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह लड़ाई कितनी डरावनी थी। आप सबसे ऊपरी मंजिल पर गए। आपको वह बहुत लंबा रास्ता याद होगा जिसके दोनों ओर खाली पिंजरे थे, है ना? खैर, सच्चाई यह है कि उन पिंजरों में विभिन्न विमानों से जादुई जानवर रखे हुए थे। सबसे कमजोर जानवर 28 के स्तर के आसपास था, जबकि कुछ मजबूत जानवर 38 के स्तर तक पहुंच गए थे, और उनकी संख्या आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। मुझे अभी भी वह अंधेरा ज्वार याद है जब 2 स्वर्गरैंक कठपुतलियों ने उन्हें छोड़ा था। उस समय वे लगभग सभी उस दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई में मर गए थे, और 1000 में से एक से भी कम बच निकलने में कामयाब हो पाए होंगे। मैं समझ गया। आरव मेहरा ने यह सुनकर समझ लिया। उन जादुई जानवरों के बाद वे खाली पिंजरे पीछे छोड़ दिए गए थे। सब कुछ वास्तव में समझ में आया। संयुक्त अन्वेषण दल ने जिन जादुई जानवरों का सामना किया, वे संभवतः बचे हुए लोगों या उनके पीछे छोड़े गए वंशजों का हिस्सा थे। आरव मेहरा पसीने से तरबतर हो गए। उस समय छोड़े गए जादुई जानवरों की शुरुआती संख्या के उस अंश ने ही अन्वेषण दल को लगभग खत्म कर दिया था। अगर वे सभी जादुई जानवरों के छोड़े जाने के समय वहां होते तो उनके समूह को लड़ने का मौका भी नहीं मिलता। अंत में वह पागल स्वर्गरैंक कठपुतली हार गई। उसके साथियों ने उसके सभी सिस्टम नष्ट कर दिए और फिर उसे नीचे फेंक दिया गया। लेकिन इसका मेरे मूर्ख होने से क्या लेना देना है? जब दोनों कठपुतलियों ने पागल कठपुतलियों को नष्ट कर दिया तो वे भी पागलपन में डूब गईं और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। उनमें से प्रत्येक ने प्रयोगशाला के एक हिस्से को नियंत्रित किया और एक दूसरे से भयंकर हाथापाई में उलझने के लिए अपनी सेनाएं बनाईं। आपके सामने छाया हत्यारा उनमें से एक द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल नहीं। ये सुनकर आरव मेहरा स्तब्ध रह गए। 2 स्वर्गरैंक कठपुतलियों के पास वॉन के संसाधनों की एक बड़ी मात्रा थी और उन्होंने कठपुतलियों का एक स्थिर प्रवाह बनाया क्योंकि वे एक दूसरे से लड़ते रहे और अपनी सेनाओं को युद्ध में भेजते रहे। इससे आरव मेहरा के दिमाग में कुछ सवाल हल हो गए, जैसे कि इस प्रयोगशाला में इतनी सारी चीजें क्यों थीं जो वॉन द्वारा नहीं बनाई गई थी, या शून्य पायथन भूलभुलैया या वनस्पति उद्यान में गश्त करने वाले कुछ जादूगर तोड़ने वाले या पत्थर के टॉवर की रखवाली करने वाली उड़ने वाली कठपुतलियां। पता चला कि ये सब 2 पागल कठपुतलियों ने बनाया था। जब उसने ये सोचा तो आरव मेहरा ने उत्सुकता से पूछा, इसके बाद क्या हुआ? वे 2 या 3 शताब्दियों तक लड़ते रहे जब तक कि संसाधन समाप्त नहीं हो गए। वे दोनों शीर्ष मंजिल में घुस गए और तब से कभी नहीं देखे गए। ये सुनकर आरव मेहरा के हाव भाव बदल गए। मुझे मत बताओ, उस पर्वत श्रृंखला में, मुझे इस बारे में ज्यादा यकीन नहीं है। ये कहने के बाद एंडिफा की आवाज अधीरता से भर गई। ठीक है, मैंने पहले ही समझाया है। अब तुम्हें जल्दी करना चाहिए और उस शैडो हत्यारे को नष्ट करना चाहिए और लेटोर गोल्ड एसेंस लेना चाहिए। जब तुम वह जादुई उपकरण बना लो तो मुझे बताना। इसके बाद सन्नाटा छा गया।
आरव मेहरा ने उसे कितना भी पुकारा, उसके दिमाग में कोई आवाज़ नहीं गूंजी। ठीक है, चलो सब कुछ पैक करके वापस आते हैं। कोई जवाब न मिलने पर आरव मेहरा शैडो एसेसिन को नष्ट करने और उसके अंदर से सार निकालने से पहले केवल अपना सिर खुजला सकता था। आरव मेहरा को आश्चर्य हुआ कि लेटोर गोल्ड एसेंस का टुकड़ा मुट्ठी के आकार का था। कितना बेकार! आरव मेहरा अवाक रह गया। लेटोर गोल्ड एसेंस का मुट्ठी भर टुकड़ा एक साधारण शैडो एसेसिन की यांत्रिक प्रणाली के लिए इस्तेमाल किया गया था। इन 2 हेवन रैंक कठपुतलियों से ज्यादा बेकार लोग शायद ही कोई हो। एक मुट्ठी भर टुकड़े की तो बात ही छोड़िए, लेटोर गोल्ड एसेंस के सिर्फ एक अंगूठे के आकार के टुकड़े की कीमत स्पिरिट मैना क्रिस्टल में मापी जाती। फिर भी इन 2 हेवन रैंक कठपुतलियों ने इसका इस्तेमाल शैडो एसेसिन बनाने के लिए किया। लेकिन इसे समझाया जा सकता है। 2 स्वर्ग रैंक कठपुतलियों के बीच युद्ध भयंकर था और यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां प्रयोगशाला के भीतर संसाधन लगभग समाप्त हो गए थे, जिससे उन्हें छाया हथियारों पर लेटोर गोल्ड एसेंस जैसी सामग्रियों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये तब एक हताश स्तर पर पहुंच गया होगा। यदि संयुक्त अन्वेषण दल कुछ 100 साल पहले प्रयोगशाला में प्रवेश करता तो उनकी फसल 100 गुना बेहतर होती। स्वाभाविक रूप से यह इस आधार पर था कि वे स्वर्ग रैंक कठपुतलियों के साथ लड़ाई में शामिल नहीं थे। जब आरव मेहरा ने लेटोर गोल्ड एसेंस को निकालना समाप्त किया, तब जादुई सामग्रियों का आवंटन पहले से ही समाप्त हो रहा था। इस बार संयुक्त अन्वेषण दल में भाग लेने वाले प्रत्येक बल को संतोषजनक फसल मिली थी, जिसमें सुयास और फ्रैन भी शामिल थे। स्वाभाविक रूप से गिल्डेड रोज सबसे बड़ी फसल वाला था। लूट की प्राथमिकता वास्तव में बहुत बड़ी थी। लेटोर गोल्ड एसेंस और कई दुर्लभ जादुई सामग्रियों के अलावा गिल्डेड रोज को आवंटित बाकी जादुई सामग्रियों का उपयोग कुछ वर्षों तक उनके व्यवसाय का समर्थन करने के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा आरव मेहरा के पास अभी भी कुछ योजना थी। प्रमुख सेनाओं के पास बहुत सारी जादुई सामग्री थी, लेकिन उनमें से 3 से ज्यादा लोग वास्तव में इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उनके साथ एक अच्छे सौदे पर चर्चा करना सबसे अच्छा होगा।